हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही श्रृंखला है जिसमें हम ग्रामर से जुड़ी हुई बातें करते हैं। और पिछले दिन मैंने आपको दूसरे चैप्टर वॉइस के समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की, ये बताते हुए कि वॉइस पर आधारित एरर डिटेक्शन के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, उसमें क्या अंतर है जो कि मुझे ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको यहां पर थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपका टॉर्च बियरर होने के नाते, सीनियर होने के नाते। बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो देख करके लग रहा होगा कि अरे यार, सर को तो चैन ही नहीं है, छुट्टी का समय है, दशहरा चल रहा है, त्योहार है, लोग यहां मजे करते हैं, इसके बीच में पढ़ाई बाद में देखेंगे वीडियो। देखिए, त्योहार का दिन है, इसमें हम सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। तो क्या पढ़ाई करना कुछ बुरा है? इसके कुछ बुरे परिणाम होंगे जो ये काम आप छोड़ देते हैं? अच्छा ठीक है, त्योहार है तो क्या आपने खाना खाना छोड़ दिया? नहीं ना। तो मैं बस ये कहता हूं, त्योहार है तो आप 24 घंटे त्योहार नहीं मना सकते ना, उसमें थोड़ा समय आपकी अपनी पढ़ाई के लिए भी रखना चाहिए। वैसे भी एक बात ध्यान रखिए कि जब दो लकड़ी के टुकड़े को रगड़ा जाए तो उसका एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिस तापमान तक वो पहुंचेगा तब उसमें आग लगेगी। इसी तरीके से विद्यार्थियों के लिए है कि ज्ञान के भंडारण का एक जो उसका आप कह सकते हैं सफलता का सक्सेस पॉइंट कहिए, जो इग्निशन पॉइंट मैंने वहां आग लगने के लिए कहा, वो जब तक उस लेवल पर नहीं जाएगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। अब क्या है, शर्त क्या है सफलता की? जैसे दो लकड़ी को लगातार रगड़ेंगे तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके इग्निशन पॉइंट तक पहुंचेगा। उसी तरीके से आपकी पढ़ाई अगर आप लगातार करेंगे, बिना रुके हुए करेंगे, बिना ब्रेक के करेंगे, तो सफलता आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। और अगर आप 7 दिन पढ़ेंगे फिर 2 दिन ब्रेक कर लेंगे तो फिर तो वही होगा, जो लकड़ियों को रगड़े उसकी गर्मी बढ़ी, छोड़ दिए। जिंदगी में कभी उस दो लकड़ी के टुकड़े में आग नहीं पकड़ेगी जब उसमें ब्रेक लेते रहेंगे। मैं बस इतना सा कहूंगा कि छोटा सा एपिसोड है, शुरू से अंत तक देखिए। आज हम यहां पर एक नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत ही अहम सवाल हम इसमें बताएंगे, कुछ ऐसी बातें जो बचपन से लेकर के आज तक आप शायद नहीं जानते होंगे। वो सवाल क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नरेशन क्यों पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे सिलेबस में है इसलिए पढ़ते हैं। नहीं होता तो कौन पढ़ता? करम जला, बेकार से आ गया है, 25 सवाल पूछ देता है इससे। ऐसी बात नहीं है कि हम सिलेबस में है इसलिए पढ़ते हैं। इस पर हम बात करेंगे, इसके 2 ही प्रकार क्यों हैं, हम उसको एस्टैब्लिश करेंगे। और बेसिकली जो नरेशन के स्टेप्स हैं, जो 4 स्टेप उसमें लगाते हैं, वो कहां से आया? कहते हैं टीचर कि भाई ये लगता है रट लो। यहां पर आज मैं उस बुद्धि को समाप्त कर दूंगा, रटना नहीं पड़ेगा। अभी के बाद इस नरेशन में आज के एपिसोड को मिलाकर के जो आगे 4-5 एपिसोड आने वाला है, उसको बिना छोड़े और बिना भगा भगा कर देखिएगा। मतलब बिना भगाए, भगा भगा कर देखने नहीं कह रहा हूं, मतलब बिना भगाए उसको एकदम उसको स्किप करके नहीं देखना है। ये 4 एपिसोड अगर आप अच्छे से समझ गए तो मैं एसएससी के 25 क्वेश्चन में से 23 तक की गारंटी आपकी ले सकता हूं कि आपसे बनेगा। बस आपकी ईमानदारी पर यह निर्भर करता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सबसे पहले नरेशन है क्या, इसके कितने प्रकार है, और वो है तो उसका नाम वो क्यों है, और हम नरेशन आखिरकार पढ़ते क्यों हैं। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नरेशन क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्यों पढ़ते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, वार्निंग ये कि वीडियो को जो है भगा भगा करके नहीं देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो शुरुआत के पॉइंट्स होते हैं जो मैं एस्टैब्लिश करता हूं, जैसे वॉइस में भी शुरुआती बात जो मैंने बताई, वो ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। और अगर ये आप 4 एपिसोड 5 एपिसोड जो इसके बाद आएगा बैक टू बैक नरेशन वाली, उसको देख लेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं
कि आपको जो ये बताया गया है कि नरेशन पढ़ने के लिए टाइम एंड टेंस जरूरी है, वो भी जैसे वॉइस में मैंने कहा कि अगर आपको वॉइस चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करना है, टेंस की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर भी सेम हूबहू बिना टेंस पढ़े हुए आप किसी भी सेंटेंस के नरेशन को चेंज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले नाम की उलझन को खत्म करते हैं। नरेशन है ना, NARRATION। हिंदी में अगर कहें तो कथन। तो सीधा सीधा आसान शब्द में अगर लिखें तो स्टेटमेंट इज कॉल्ड नरेशन। किसी के द्वारा जो बोली गई बात है वही नरेशन कहलाता है, इतना नहीं सोचना है। तो अब इसको जो है नरेशन का जो दूसरा नाम है वो स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अगर आप इसको दूसरी तरह से इंग्लिश करेंगे, स्पीच कहेंगे, तो उसके लिए भी कहा जाता है। तो नरेशन को कई नामों से बुलाया जाता है। अब जैसे ही यहां पर है तो नरेशन जब आया तो स्टेटमेंट आया, दैट मीन्स कि किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट होगा, है ना, किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट होगा। और फिर जो है वो स्टेटमेंट कई जगहों पर, कई लोगों से, कई सोर्स से आगे तक पहुंचाया जाएगा। तो यहां जो नरेशन पढ़ने का उद्देश्य है, हम इसमें यही पढ़ते हैं स्टेटमेंट के बारे में, कि स्टेटमेंट एक्चुअली जब मैंने पहली बार कोई स्टेटमेंट दिया तो वो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं अभी आप सुन रहे हैं, मैं जितनी भी बातें यहां पर कह रहा हूं वो मेरे द्वारा कही गई बात है, वो मेरा स्टेटमेंट है। लेकिन जब आप किसी को मेरी बात कहेंगे तो क्या कहेंगे, सर ने कहा, तब आप मेरे स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो जिस समय में आप मेरी बात को कह रहे हैं कि सर ने कहा, तो वो आपका स्टेटमेंट तो है नहीं, वो मेरा स्टेटमेंट है जिसे आप डिलीवर कर रहे हैं। तो वो कुछ और तरीके से होगा। और आखिरकार जो है नरेशन की जरूरत क्या है, वो हम अभी आगे इसको एस्टैब्लिश करेंगे कि नरेशन आखिरकार क्यों पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है तो फिर इतना क्या है, मैंने जो कहा वो सामने वाले को कह देंगे, फिर इसमें इतने नियम कहां से आ गए, उस सब की बात करेंगे। नियम कैसे एस्टैब्लिश किए उसकी भी बात करेंगे, ग्रामरियन की सोच इसमें क्या रही उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आप, मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी भी स्पीकर द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है वही नरेशन है, किसी का जो कथन है वो नरेशन है। कंप्लीट सेंटेंस होगा वो, किसी का स्टेटमेंट होगा वो कहलाएगा नरेशन। अब देखिए इसकी कैटेगरीज ऑफ नरेशन। अब इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है डायरेक्ट नरेशन कहिए, स्पीच कहिए, स्टेटमेंट कहिए। अब दूसरा है इनडायरेक्ट। अब इसको देख करके ही आपको यह पता चल जाएगा, जब आप इसे देखिए डायरेक्ट और ये क्या है इनडायरेक्ट। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की कि मेरा जो स्टेटमेंट है, जो मैं अभी पहली बार बोल रहा हूं, ओरिजिनल, जब डायरेक्ट कहते हैं तो इसको आप ऐसे आसानी से भी कह सकते हैं। समझने की बात है, देखिए ग्रामेटिकल नॉर्म्स की बात करेंगे तो वो हम बाद में समझ लेंगे, पहले उसमें छिपे हुए एक्चुअल मुद्दे को तो समझें कि फैक्ट क्या है। तो फैक्ट ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच है, जो कह लीजिए, तो वो क्या है, ओरिजिनल है। वक्ता जो बोला यानी स्पीकर ने जो कोई भी स्टेटमेंट दिया है हूबहू वही है ना। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल है, जो ओरिजिनल है, वो जिस तरीके से कहा गया अक्षरशः वैसा ही, और उसी को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब दूसरी इनडायरेक्ट क्या है, तो ये हो जाएगा मॉडिफाइड स्टेटमेंट। इसको क्या कहेंगे, मॉडिफाइड। मतलब है कि अगर उसमें बोलते समय, मतलब मैंने जो कहा, अब ये बात किसी को, कोई व्यक्ति, मेरा ही एक विद्यार्थी है, मेरी ही बात को किसी दूसरे स्टूडेंट को समझाएगा,
तो वो मेरे स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, तो वो जो मॉडिफाइड स्टेटमेंट होगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब यहां पर यह है कि डायरेक्ट नरेशन कहने का है तो कहेंगे ओरिजिनल स्टेटमेंट। सीधा सीधा समझिए कि जो पहली बार किसी स्पीकर द्वारा बोला गया और उसका स्टेटमेंट वैसे ही हूबहू अक्षरशः रख दिया गया, वो जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। अब उसी को किसी दूसरे स्पीकर द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को अगर बताया जाए, उस दौरान जो ओरिजिनल स्टेटमेंट में उसकी मीनिंग की वैल्यू को रखने के लिए जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वही होगा ना। गड़बड़ कर देंगे तो फिर तो स्टेटमेंट ही बिगड़ जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत बदलाव किया गया कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में अगर बदलाव करके रखा जाता है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। मुझे लगता है कि आप नरेशन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इस बात को आसानी से समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्या कहा मैंने कि कोई भी स्टेटमेंट है, किसी का भी कथन है, वो नरेशन है। अब ये कितने प्रकार का है? दो। पहला डायरेक्ट यानी ओरिजिनल, पहली बारी जिसने कहा वो वाला जो स्टेटमेंट है हूबहू जैसे कहा वैसे, उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट में जरूरत के हिसाब से कि मीनिंग ना खराब हो उसके लिए जो तब्दीली की गई उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि हम नरेशन पढ़ते क्यों हैं, ऐसा क्या बदल जाता है कि हमको इतने लंबे चौड़े स्टेप्स पढ़ने होते हैं, और वो जो उसके स्टेप्स हैं जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे वो कहां से आया। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल है कि नरेशन क्यों पढ़ते हैं। और देखिए ये इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत है कि मैं शुरू में आपको बताया कि हम टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ते हैं। फिर जब हम वॉइस चैप्टर पे आए तो मैंने ये कहा कि भाई सेंटेंस बनाना तो मैंने सीख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट हम नॉर्मली अपने जो मेरी फीलिंग्स है, जो हम सोचते हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मेरे पास मेथड है ट्रांसलेशन के, हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ी वॉइस पढ़ने की? तो मैंने एस्टैब्लिश किया कि कभी कभी मुझे जरूरत पड़ती है कि हम ऑब्जेक्ट के आधार पर सेंटेंस की रचना करें। इन दैट केस वर्ब का कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, इसी से रिलेटेड जो है जानकारी वो वॉइस में मैंने आपको बताई। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाई, नरेशन क्यों पढ़ते हैं हम? आखिरकार क्या जरूरत है कि किसी के ओरिजिनल स्टेटमेंट को हम मॉडिफाई करें, चेंज करें? तो चलिए हम इस पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखते हैं, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी और हम तब आपको स्टेप्स भी बताएंगे कि क्यों उसमें हम जो है उतने सारे स्टेप्स पढ़ते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि पहली बारी ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है वो मोना ने दिया। मोना ने कुछ कहा। किससे कहा? अपनी सखी पूजा से। मोना ने अपनी सखी पूजा से कुछ कहा। पहली बार स्टेटमेंट जब शुरुआत हुई, हम यहां पर एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने की जरूरत क्या है। अब कहिए सर ये जान के हम क्या करेंगे, क्या जरूरत है, बेकार का बकवास कर रहे हैं आप। बहुत सारे बच्चों को यह सब लगता है। देखिए बच्चे, इसीलिए जब आपको रटे हुए रूल पर सवाल पूछता है तो आप बना लेते हैं, लेकिन अगर रटे हुए रूल में क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा बहुत कुछ उलझा देता है, फंसा देता है, तो आपकी मृत्यु वहां पर तय हो जाती है, वो आपसे नहीं बनता है और फिर लगता है कि नरेशन में कुछ नया आ गया। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार हम क्या बदलते हैं और उससे पहले क्यों बदलते हैं। यह अगर समझ जाइएगा ना तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस आपको देगा तो जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से आप उसको बदल लेंगे और वो बदला हुआ स्टेटमेंट आपके ऑप्शन में होगा तो आप सही सही मार्क करके आएंगे। और ऐसे बच्चे ही 25 में 25 बना करके आते हैं। उनका जो वो 15 के बाद जो बुद्धि खत्म हो जाती है, सामान्य बच्चे जो रूल रट करके पढ़ते हैं उनका 15 से ज्यादा सवाल नहीं बनता है।
क्योंकि 25 सवाल के सेट में 10 सवाल ऐसा जरूर होता है जो उसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट किया हुआ है, कुछ ना कुछ घुमाया रहता है। हर बार साधारण सवाल आपसे पूछेगा जरूरी तो नहीं है। क्वेश्चन सेटर नहीं समझता है आपकी तैयारी के लेवल को, वो समझता है, वो आपकी ज्ञान जांचने की जब कोशिश करता है तब कुछ ट्विस्ट करके देता है, और इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि स्टेटमेंट यानी कि जो कन्वर्सेशन है उसकी पहले फेज की शुरुआत हुई कि मोना ने पूजा से कहा, ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया, क्या दिया कि मेरा भाई चोर है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, ये किसका भाई है, ये मोना का भाई है। हम ब्रैकेट में यहां पर लिख दे रहे हैं, इस बात को समझिएगा कि मोना ने अपने भाई के बारे में कहा कि मेरा भाई चोर है। किससे कहा? पूजा से कहा। वो उसकी सखी है, उसको ये बात वो बताई कि मेरा भाई चोर है। अब यहां पर क्या है कि ये स्टेटमेंट यहां पर खत्म हो गया। ये जो पहला चरण है कि पूजा को यह जानकारी मिल गई कि भाई मोना का जो भाई है वो चोर है। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए इसमें और लोग हैं, हम काहे एक ही ले, चलिए रमन भी है और शिवम भी है। ये 3 लोग हैं जिनको मोना ने स्टेटमेंट दिया, मतलब उस समय पर, इसको मैं यहां से हटा दूं, डायग्राम थोड़ा क्लियर हो जाएगा, कि मोना ने क्या कहा, मेरा भाई चोर है। यह बात इसने कही, और ये किसका भाई है भाई, तो ब्रैकेट में हम डाल दें, यहां पर समझ में आएगा कि मोना ने अपने भाई के बारे में कहा। जब कोई भी स्टेटमेंट देगी वो मोना, तो या तो भाई के नाम लेकर के देगी, और अगर हम दोस्तों को दे रहे हैं तो भाई का नाम नहीं जानता तो सीधा हम कहेंगे कि भाई मेरा भाई SBI में काम करता है, मेरा भाई बदमाश है, मेरा भाई चोर है, मेरा भाई ईमानदार है। इसी तरह से स्टेटमेंट दिया जाता है। चलिए, अब इसमें से ये क्या था, फेज 1। किस चीज का फेज 1? बातचीत का, कन्वर्सेशन का फेज 1। अगर इस तीनों में से कोई भी व्यक्ति आगे इस बात को बढ़ाकर नहीं ले जाएगा तो ये कन्वर्सेशन यहीं खत्म हो गई। तब फिर नरेशन की जरूरत नहीं है कि मोना ने कहा और पूजा, रमन और शिवम ने उसे सुन लिया, बात यहीं पर खत्म हो गई। नरेशन की शुरुआत और उसकी जरूरत दूसरे फेज में दिखती है। अगर हम किसी वक्ता के कथन को, जैसे गांधी जी ने कहा था कभी कि मैं इस देश की मिट्टी से कांग्रेस जैसी कई संस्था खड़े कर सकता हूं, तो इस स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए महाभारत जो महापुरुषों का स्टेटमेंट होता है उसको वैसे हूबहू रख दिया जाता है। उनके स्टेटमेंट में कोई तब्दीली नहीं होती है, क्योंकि वो फेज 1 ही वाला स्टेटमेंट है कि भाई उनके स्टेटमेंट को उन्हीं की भाषा में रख देते हैं। अब देखिए यहां पर कि अब अगर मान लीजिए कि पूजा अपने घर में किसी को कहती है या अपने मित्रों से कहती है, तो मान लीजिए कि पूजा ने अपने किसी दोस्त गीता से इस बात की चर्चा की, और गीता कौन, तो कॉमन फ्रेंड हो सकती है मोना और पूजा की है। अब देखिए कि इसमें क्या क्या बात हुई, हम जरा पर्सन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये क्या है, मोना है स्पीकर है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब इस साइड इधर फेज 1 की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। क्यों भाई, क्योंकि सब है लिसनर है, सब क्या है, लिसनर, और इसीलिए ये सारे के सारे क्या है, सेकेंड पर्सन। यहां तक बात ठीक है कि मोना बोल रही है तो वो फर्स्ट पर्सन हुई, पूजा सुन रही है तो वो सेकेंड पर्सन हुई। पर्सन का डेफिनेशन आपको पता है कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। अब जब इस तरफ आ गए तो अब पूजा क्या है यहां पर, स्पीकर
और स्पीकर कहने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? अब यहां पर गीता है सेकंड पर्सन, है ना। गीता क्या है? सेकंड पर्सन, यानी कि लिसनर, है ना। अब देखिए कि इस परिप्रेक्ष्य में, यानी कि फेज 2 जो चल रहा है, इस फेज 2 में मोना का पर्सन क्या है? पर्सन ऑफ मोना। बोलो क्या होगा? सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो। देखो, सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको परेशानी होगी, और बिना समझे हुए पढ़ेंगे तो रटने के अलावा आपके पास कोई उपाय बचेगा नहीं। इस डायग्राम को ढंग से समझिए कि 2 हिस्से में मैंने स्टेटमेंट जो हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उसको मैंने बांटा। यहां पर जब पहली बार मोना बोल रही है, इन दैट केस, ये क्या है? आप इसको टाइम फ्रेम में भी बांट सकते हो, मॉर्निंग के समय में, इवनिंग के समय में, सोमवार रख लो, मंगलवार रख लो। तुरंत तुरंत तो होगा नहीं, जब सब ये भी इसके साथ होती तो फिर अगला कन्वर्सेशन का स्टेप आता ही नहीं। तो मोना इस समय बोल रही है तो वो फर्स्ट पर्सन है, और इसीलिए उसने कहा है मेरा भाई। अगर वो पूजा का भाई होता और उसके बारे में कहती तो बोलती तुम्हारा भाई। ये होता ना, सुनने के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं और बोलने के लिए क्या करते हैं? मैं, मेरा, है ना, मुझे, इस तरह की बात। तो रमन, पूजा और शिवम, इस केस में फेज 1 में, जो कन्वर्सेशन का फेज 1 है, उसमें वो सभी सुनने वाले लोग हैं। लेकिन जैसे ही पूजा ने इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया और उसने मोना के द्वारा कही गई बात को रिपीट किया, तो अगर वो हूबहू ऐसा कह देगी कि मेरा भाई चोर है, तो यहां पर देखिए कि सुनने में क्या गड़बड़ी होगी। यहां पर जो मेरा भाई है वो किसका है? मोना का है। लेकिन यहां पूजा अगर बोलती है कि मेरा भाई चोर है, तब तो यहां पूजा का भाई हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस फेज में, फेज 1 में, पूजा मोना की बात सुन रही है, इसलिए वो सेकंड पर्सन है। लेकिन जब पूजा किसी को बता रही है, कुछ बोल रही है, कोई सूचना दे रही है, उस परिस्थिति में पूजा हो जाएगी फर्स्ट पर्सन। और अगर वो मोना के स्टेटमेंट में कोई बदलाव किए बिना सीधे सीधे रख देगी, तो जो गीता है उसको क्या लगेगा सुनने में कि मोना ने पूजा के भाई को चोर कहा। क्योंकि पूजा क्या बोलेगी? मोना ने कहा मेरा भाई। तो उस समय में कौन बोल रहा है? बोलने वाला कौन है? पूजा। मोना तो थर्ड पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन हो जाएगा ना मोना का। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। क्यों होगा थर्ड पर्सन? ये बात समझ में आई? क्योंकि फर्स्ट पर्सन, ये स्टेप फेज 2 जो है, इस फेज 2 का फर्स्ट पर्सन कौन है? पूजा। ये कह रही है किसको? गीता को। तो ये सेकंड पर्सन। अब वो किसी की बात कर रही है, तो वो मोना की बात कर रही है, तो मोना कौन हो गई? थर्ड पर्सन। तो उस परिस्थिति में उसके भाई के लिए, मोना के भाई के लिए हम मेरा यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। यहां पर अगर हम इस जगह पर मेरा की जगह उसका यूज करेंगे, जो कि हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, तब ठीक होगा, तब सही मीनिंग आएगा, आएगा ना। तो अब देखिए कि किसी के डायरेक्ट स्टेटमेंट को अगर हम बिना बदले हुए आगे रखते हैं तो मीनिंग मैनिपुलेट हो जाता है, मीनिंग में गड़बड़ी आ जाती है। कि मोना के स्टेटमेंट को बिना बदले अगर पूजा गीता को बता देगी, तो गीता को यह लगेगा कि मोना पूजा के भाई को चोर बोली, है ना। कि मोना ने कहा कि पूजा बोल रही है कि मोना ने कहा मेरा भाई चोर है, तो गीता को क्या लगेगा कि मोना ने पूजा के भाई को चोर बोला। जबकि बात यहां क्या है कि मोना ने अपने भाई को बोला है। तो यह बात समझ में आई कि नरेशन क्यों पढ़ते हैं। देखिए, यह जो फेज है इसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं, और इसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। यहां बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको आप समझिए। बदलने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि सबके पर्सन चेंज हो गए। डायरेक्ट में
जो स्पीकर था वो ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन था, जो लिसनर था वो सेकंड पर्सन था। लेकिन दूसरे फेज में, जिसे मैंने इनडायरेक्ट कहा, यहां पर किसी की बात को सुनकर दोबारा वो किसी से कह रहा है। इन दैट केस जो ओरिजिनल स्पीकर था वो तो यहां नहीं है, तो ओरिजिनल स्पीकर हो गया थर्ड पर्सन, जो नया स्पीकर है वो उस समय में एक्चुअली फर्स्ट पर्सन है, और वो जिसे कह रहा है वो उस कन्वर्सेशन में सेकंड पर्सन है। और इसीलिए हम जो एक नियम पढ़ते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, वो इसलिए पढ़ते हैं। ये बात समझिए कि बोलचाल में तो चेंज हो गया ना जी, मोना का पर्सन इसमें थर्ड पर्सन हो गया। यहां पर जब वो बोली थी तो वो फर्स्ट पर्सन थी, इसलिए हम पर्सन बदलते हैं। अब ये बात अगर सोमवार को मोना बोली और शनिवार यानी कि अगले शनिवार को पूजा अपने भाई को बोल रही है, तो वो थाथे थी लगा के बोलेगी समय बीत गया है। इसलिए जो है समय बदला, इसलिए हम टेंस बदलते हैं। तो दूसरे जो कन्वर्जन का नियम आ गया वो यहां से आ गया। हम ये भी बताएंगे आपको कि दैट, इफ और वेदर वगैरह क्यों जोड़ते हैं, इंटेरोगेटिव में इफ ही क्यों जोड़ते हैं, ये सब बात भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा, और ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नरेशन क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है किसी के स्टेटमेंट को जब हम बोलते हैं किसी के सामने तो उसमें बदलाव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। पहले बार में बोलने वाला कोई और होता है, दोबारा अगर हम अपने भाई के स्टेटमेंट को आपको बताएंगे, भाई ने कहा कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है, तो आपको क्या सुनने में लगेगा कि मेरे भाई ने मेरे इंग्लिश के बारे में कहा, जबकि उसने ये कहा कि भैया मेरी अंग्रेजी अच्छी है। ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है कि भैया मेरी अंग्रेजी अच्छी है। अब मैं इसको आकर के बिना बदले कह दूं कि मेरे भाई ने कहा मेरी अंग्रेजी, तो क्यों ऐसा लगा कि मेरी, मैं बोल रहा हूं इसीलिए, तो क्या कहना पड़ेगा यहां पर कि मेरे भाई ने कहा कि उसकी अंग्रेजी अच्छी है ना। तो हमने चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि इस समय में मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो। इन दिस केस माय ब्रदर इज थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई मुझे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और यही एक वजह है, नैरेशन का जो मेन मकसद है वो ये कि किसी भी स्पीकर द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा मेंटेन रखना, ताकि बातें मैनिपुलेट ना हो और बात का बतंगर ना बने, मीनिंग गलत डायरेक्शन में ना जाए। इसीलिए हम नैरेशन पढ़ते हैं। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे इससे? आप कहिए कि सर इतना तो बता दिया, आप बोल लिए 10-15 मिनट, इसका हमको क्या फायदा मिला? आपको अब यह फायदा मिला कि आपको यह देखना है अपने क्वेश्चन में, उसके ऑप्शन में, कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सेम रख रहा है। रूल की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप ऑप्शन टिक कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ गई होंगी। बहरहाल मैं इस एपिसोड को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं कि नैरेशन किसी का स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा दिया गया कथन है। इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्पीच भी कहते हैं। इसकी जो कैटेगरीज है वो दो प्रकार की है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि कही गई बात के मीनिंग को सेम रखने के लिए जो उसमें बदलाव किया जाता है, तब जो स्टेटमेंट आता है उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होंगी, विशेष करके ये कि यहां पर मेरा उसका में क्यों चेंज हुआ और हम नैरेशन क्यों पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ पुरानी उलझनें खत्म हुई, नई चीजें सीखने के लिए मिली, वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ध्यान रहे कि इसके बाद आने वाले 3-4 जो लगातार एपिसोड नैरेशन के होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वहां पर हम ये स्टैब्लिश करेंगे कि आखिरकार हम नैरेशन को जो 4 स्टेप पढ़ते हैं कि ये बदलना होता है, कहां से आया और उसमें क्या क्या बदलते हैं। ये 4 एपिसोड आप देखिए रेगुलर, नैरेशन आप उसके बाद ही बना पाएंगे। समय यहां से विदा लेने का। मेरी बात जो शुरू में मैंने आपसे कही उसका ध्यान जरूर रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। अगले दिन बहुत जल्द एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।